समाजशास्त्र विषय में क्रिया की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रिया पर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी अलग-अलग राय दी है। इस वीडियो लेक्चर में हम शामिल करेंगे क्रिया की अवधारणा, मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत किया गया क्रिया का सिद्धांत, क्रिया के अध्ययन के लिए पैमाने और विधियां, अंत में महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कार्य। अब हम चर्चा कर लेते हैं क्रिया की अवधारणा। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा सामाजिक कार्य जो उद्देश्यपूर्ण और विचारपूर्वक होता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य जो सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य के दायरे में आता है। अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, उनके बीच पारस्परिक चेतना हो, यानी वो जो कुछ भी कर रहे हैं आपस में कुछ ना कुछ समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहला यानी कि एक्टर कोई भी कार्य कर रहा है, लेकिन दूसरा जो उसका अल्टर है, दूसरे अन्य लोग हैं, यदि उस व्यवहार को समझ नहीं पा रहे, उस क्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वह सामाजिक दायरा या सामाजिक क्रिया का हिस्सा नहीं है। ठीक है? तो किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा सामाजिक कार्य जिसका उद्देश्यपूर्ण और विचारपूर्वक कोई ना कोई लक्ष्य है, जो वो करना चाहता है, जो उसने निर्धारित किया है, जिस मंशा से वो कार्य करना चाह रहा है, उसके पीछे उसने विचार किया है और लक्ष्य को ध्यान में रखकर क्रिया की है। इसे हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। ठीक है? समाजशास्त्र में और मनोविज्ञान के विषय के अंतर्गत क्रिया और व्यवहार का जिक्र होता है। तो यहाँ हम यह समझेंगे कि समाजशास्त्र में क्रिया और व्यवहार को अलग अलग रखा गया है। ठीक है? दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। मनोविज्ञान व्यवहारों के अध्ययन पर ज़्यादा जोर देगा, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अध्ययन पर ज़्यादा जोर देने वाला है। अब हम चर्चा कर लेते हैं क्रिया और व्यवहार के बीच जो डिस्कोर्स है, जो विचार विमर्श है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इससे पहले भी हमने बताया कि व्यक्ति यदि सामाजिक जिस क्रिया को कर रहा है उसके पीछे यदि उसका सचेत निर्णय है, वो समझ पा रहा है, विचारपूर्वक कोई कार्य कर रहा है, तो वो क्रिया का दायरा है। वहीं पर व्यवहार की यदि बात की जाए तो व्यक्ति की ऐसी गतिविधि जो उसके जैविकीय प्रवृत्तियों या बाहरी सामाजिक दबाव के कारण हो रही हैं, तो वह व्यवहार है। ठीक है? तो इन दोनों का जो विमर्श है वो बहुत ही सरल है। क्रिया जिसमें लोग होंगे, दो या दो से अधिक लोग होंगे, उनमें समझ होगी, पारस्परिक जागरूकता होगी, वो जो कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं उसमें विचारपूर्वक और उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहार जैविकी है, यानी हार्मोनल जो आपकी शारीरिक संरचना है, उसमें जो जैविकीय प्रवृत्तियां हैं उनका कारण की वजह से व्यवहार संचालित होते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि सामाजिक दबाव के चलते भी व्यक्ति व्यवहारों को संचालित करते हैं। समाजशास्त्र में मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और उनका कार्य भी बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय रहा है। वेबर ने समाजशास्त्र को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं की व्याख्यात्मक विवेचना करने वाला विज्ञान है, और इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि वेबर ने व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत किए गए सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में उसको 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें परंपरागत क्रिया है। परंपरागत क्रियाएं वे हैं जो किसी भी समाज के सांस्कृतिक रीति रिवाज, मूल्यों, मानकों, व्यवहारों से संचालित हैं। दूसरी ओर ऐसी क्रियाएं हैं जो भावनात्मक हैं, जिसमें खुशी है, दुख है। तीसरी उद्देश्यपूर्ण युक्तिपूर्ण क्रियाएं हैं, जिसमें योजना और तर्क शामिल है। और चौथी मूल युक्तिपूर्ण क्रियाएं हैं, ऐसी जिसमें हम मूल्यों को, नैतिकता को या दया जैसे सिद्धांतों को ज़्यादा जोर देते हैं। तो ये मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत किए गए सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार थे। अब हम चर्चा करते हैं कि सांकेतिक अंतःक्रियावाद, कभी आपने इसको इस तरीके से भी देखा है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ठीक है? तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अलग अलग लेखकों ने सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को कहीं पर सांकेतिक या संकेतात्मक अंतःक्रियावाद लिखा है, और कुछ बुक्स में हम देखते हैं तो इसी को इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद भी लिखा है।
तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और क्रिया के सिद्धांत के बीच किस तरीके का संबंध है। ठीक है, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति अपनी क्रियाओं को प्रतीकों और अर्थों के आधार पर करते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड और ब्लूमर वो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पर कार्य किया। अब हम बात कर लेते हैं संरचनात्मकवाद बनाम क्रिया सिद्धांत, यानी संरचनावाद, संरचनात्मक वाद, ये सिद्धांत अलग अलग सेगमेंट में आए, अलग अलग क्रम में आए। इनकी हम बाद में किसी अन्य लेक्चर में चर्चा कर लेंगे कि संरचना क्या है, संरचनावाद क्या है, और फिर संरचनात्मक वाद से जुड़े अन्य सिद्धांत क्या हैं। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं संरचनात्मकवाद से जुड़े हुए सिद्धांत और क्रिया सिद्धांत के बीच क्या संबंध है। ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि अधिकांश व्यवहार बाहरी सामाजिक संरचनाओं जैसे कि वर्ग संघर्ष द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, व्यक्ति के जो संबंध हैं समाज में, जो अलग अलग वर्ग हैं उनकी जो संरचना है, ये बाहरी कारक हैं जिनकी वजह से व्यक्ति अपने जीवन की गतिविधियों को निर्धारित करते हैं। उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया सामाजिक वर्ग संघर्ष के बारे में। ठीक है, दूसरा संरचनावादी सिद्धांत दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि यह मानता है कि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होते बल्कि सामाजिक संरचनाएं उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वो स्वतंत्र है, पर ऐसा वास्तव में नहीं है, क्योंकि संरचनावादी दृष्टिकोण ये मानकर चलता है कि समाज ने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक ढांचा बनाया है, जिसमें व्यक्ति उसी ढांचे पर चलकर ही अपने गतिविधियों को संचालित कर सकता है, तो ये क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। हम अगले पक्ष की ओर चलते हैं। यहाँ हम समझेंगे क्रियाओं के अध्ययन के लिए विधियाँ। यदि कोई विद्यार्थी सामाजिक क्रिया पर लेखन करना चाहता है या शोध करना चाहता है, उसे कौन कौन सी विधियों का उपयोग करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में पहली विधि है गुणात्मक विधि। इसमें आप साक्षात्कार, केस स्टडी और फील्ड वर्क का उपयोग कर सकते हैं और इनका उपयोग करते हुए क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी विधि है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद विधि। आप इस विधि से भी क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि लोग सामाजिक संबंधों और प्रतीकों को किस तरीके से प्रयोग करते हैं, प्रतीकों के अर्थ किस तरीके से निकालते हैं, एक ही प्रतीक का अलग अलग समूह या समुदाय के बीच अलग अलग अर्थ कैसे आ रहा, आप इस पर अध्ययन कर सकते हैं। तीसरी विधि में आलोचनात्मक समाजशास्त्र, यानी कि जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़ा हुआ है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, जिसमें हम मार्क्स की विचारधारा को सुधारते हैं, उसकी कमियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आलोचनात्मक समाजशास्त्र उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर शोधार्थी या विद्यार्थी सामाजिक संरचनाओं और शक्ति संबंधों का विश्लेषण कर सकता है। हालांकि इन संबंधों और संरचनाओं पर पहले से चर्चा हो चुकी है, लेकिन आप इसमें वो कमी निकालने का प्रयास करेंगे कि जिसकी वजह से मार्क्सवादी विचारधारा को दोबारा से पढ़ने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसको हम आलोचनात्मक समाजशास्त्र के दायरे में लाते हैं। ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक ही समाज के अलग अलग समय में लोगों की क्रियाओं के बदलते हुए पैटर्न का आप अध्ययन कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो लेक्चर के अंतिम हिस्से में चलते हैं। महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कार्य। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में सामाजिक क्रिया के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की। हालांकि इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, उन्होंने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की चर्चा की थी। जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, इन्होंने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इस पुस्तक में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के माध्यम से सामाजिक क्रिया को समझने का प्रयास किया और उसकी व्याख्या की। इसी क्रम में एंथोनी गिडेंस हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, इस पुस्तक में उन्होंने संरचनात्मकता और क्रिया के समन्वय वाला संरचनात्मक द्वंद्ववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने ऐसा नहीं माना कि समाज पहले से आपको एक संरचना बनाकर दे देता है। इन्होंने माना कि
संरचना बनती और बिगड़ती रहती है। तो संरचना में द्वंद्ववाद है। तो एंथोनी गिडिंस का ये जो कॉन्सेप्ट है उत्तर आधुनिकता सिद्धांत, उत्तर आधुनिकता से जुड़े हुए जो सिद्धांत है उनकी कैटेगरी में आ जाता है। अंत की ओर हम चलते हैं। पियरे बोर्दियो हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, इस बुक में उन्होंने सामाजिक व्यवहार और संस्कृति में क्रिया की भूमिका पर चर्चा की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार।